हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, HPSC कॉमर्स का एग्ज़ाम हमारा अभी पेंडिंग है, उसी के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड HPSC कॉमर्स एंड UGC नेट का जो सिलेबस है वो डिटो कॉपी बिल्कुल सेम है। तो आई डिसाइडेड कि HPSC एग्ज़ाम के लिए हमें UGC नेट के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हैं उनको करना चाहिए, वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो यही डिसाइड करते हुए आज आपके सामने मैं लेके आई हूँ 17 अक्टूबर 2020 को जो आपके UGC नेट कॉमर्स का एग्ज़ाम हुआ था वो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपने एग्ज़ाम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरा फर्स्ट मोटिव तो यही है कि मैं एक ही क्लास में कंप्लीट एग्जाम को सॉल्व करवा दूं, मतलब 100 क्वेश्चन इन ईच क्लास। लेकिन अगर मेरे को ये लगा कि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो फिर हम 50-50 करेंगे। गॉट इट। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो इकोनॉमिक्स का है, कंज्यूमर रैशनैलिटी से। Consumer rationality in a business economics is a collective manifestation of which of the following assumptions। यहाँ आपसे ये पूछ रखा है कि किस कंडीशंस के बेस पे यहाँ आप कह सकते हो कि कंज्यूमर जो है वो रैशनल है। ऑप्शन को तरफ देखते हैं। सबसे पहला है नॉन सेटिटेशन। नॉन सेटिटेशन का मतलब क्या है कि एज ए कंज्यूमर आई ऑलवेज वांट मोर गुड्स एट द मिनिमम कॉस्ट, कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें लेना चाहूंगा मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट पे। तो ऑफ कोर्स दिस ये हमारे आंसर का पार्ट बनेगा और इससे हम कोई ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। ऑप्शन ए आपका सभी में आएगा, है ना। सेकंड है आपका क्लैरिटी ऑफ प्रेफरेंस। देखो, हमें एक क्लैरिटी कब मिलती है प्रेफरेंस की, एज ए अगर मैं रैशनल कंज्यूमर की बात करता हूँ, जब मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी तो मैं खुद अपनी प्रेफरेंस देख पाऊंगा, मैं खुद डिसाइड कर पाऊंगा कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं। रैशनैलिटी का मतलब क्या है कि एक समझदार कंज्यूमर है, और वो समझदार कब होगा जब उसे उसके प्रेफरेंसेस का पता होगा, उसके क्लैरिटी होगी कि उसको क्या चीज लेनी है क्या चीज नहीं लेनी। तो ऑफ कोर्स बी भी आपके ऑप्शन का सॉरी आंसर का पार्ट बनेगा। तो यहाँ से हम ऑप्शन 2 को टोटली एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3, डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, एक एज ए रैशनल कंज्यूमर मेरे को नहीं लगता कि ये उतना सही पॉइंट है कि मैं समझदार हूँ, आई गॉट इट, लेकिन अब उसका डिविजिबिलिटी या गुड्स एंड सर्विसेज से क्या नाता। देखो, आप रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में आपको गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीजें मिलती हैं। आपको खाना भी मिलता है, आपको फूड भी मिलता है, और फूड जो वो सप्लाई करता है तो एक तरीके की वो आपकी सर्विस भी होगी। तो ये कहाँ ही बताया है कि मैं एक रैशनल समझदार कंज्यूमर हूँ तो मैं ये कहूंगा रेस्टोरेंट में जाके कि भाई तुम्हारा ना 120 रुपए वाला जो सैंडविच है ना, मेरे को वो 100 रुपए का दे दो, क्योंकि मुझे ना तुम्हारी सर्विसेज नहीं चाहिए, मैं खुद आके ले लूंगा। इज दिस रैशनल कंज्यूमर? क्या आप ऐसे कंज्यूमर को एक रैशनल कंज्यूमर कहोगे जो रेस्टोरेंट में जाके ये कहेगा कि आपका 120 रुपए वाला सैंडविच मेरे को 100 रुपीज का दे दो, क्योंकि मेरे को आपकी सर्विसेज नहीं चाहिए है। तो ऑप्शन 3 को भी यहाँ एलिमिनेट करना है आपको, जिससे कि आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ क्रॉस हो जाएगा। अब देखो, ए बी डी दोनों में दे रखा है, मतलब डी तो आपका आएगा ही आएगा। इकोनॉमिक सेल्फ मोटिव, आई डोंट थिंक सो ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत है। रैशनल का मतलब है समझदार, तो मैं अपना पैसा सोच समझ के खर्च करूंगा। इकोनॉमिक सेल्फ मोटिव। अब पोजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मेरे को ये बताओ, जब तक कंज्यूमर के पास इंफॉर्मेशन नहीं है क्या वो अपनी प्रेफरेंस डिसाइड कर सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। समझदार कंज्यूमर तो वही होगा ना जो एक चीज को परचेज करने से पहले उसके आसपास की सारी इंफॉर्मेशन लेगा। सो द ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा। गॉट इट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है आपका बेस्ड ऑन द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है
कि मैं सेम प्रोडक्ट लेके अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा हूँ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हो सकता है, उसी की कंडीशन आपसे पूछी गई है। देखो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में सबसे पहले तो आपके पास मोनोपोली पावर होनी चाहिए। मार्केट है उस सब मोनोपोली पावर। अब मेरे को ये बताओ, क्या सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली फर्म ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं? इज द ओनली मोनोपोली फर्म्स डू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? ऑफ कोर्स नो। नो, ऐसा क्यों? हाँ, मोनोपोली फॉर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, बट हियर द वर्ड आई यूज ओनली द मोनोपोली फॉर्म, दिस इज नो, बिकॉज जो मोनोपोलिस्टिक फर्म्स होती हैं वो भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिक फीचर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। उनके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक है जो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, तो उनके पास मार्केट पावर है। किसके बेसिस पे? मार्केट पावर के बेसिस पे आपकी मोनोपोलिस्ट फर्म जो है वो भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकती हैं, ये ध्यान रखना। गॉट इट? नेक्स्ट, आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मार्केट। ये कौन सी डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, मेरे को ये बता दो। आपकी 3 डिग्री आती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। कौन सी डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये आपको दे रखी है, जहां पे डिफरेंट मार्केट में आप डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको ये बताऊंगी, नो वरी। नेक्स्ट, आपका मार्केट मस्ट बी सेपरेबल। अगर आपकी मार्केट अलग नहीं है तो आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सेम वही चीजें आपको जब सामने वाला कॉम्पिटिटर उसी एरिया में दे रहा है तो ऑफ कोर्स आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। फ्री एंट्री एंड एग्जिट फर्म। देखो, अगर आपको फ्री एंट्री और एग्जिट है ना, तो ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये तो फर्म के लिए एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये हमारे ऑप्शन का पार्ट नहीं बनेगा। तो द ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, दीज आर द 3 नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ही दे रखा है, इसी के साथ मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखो, यहाँ आपको बोल रखा है चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट। यहाँ आपका प्रोडक्ट क्या है, वो आइडेंटिकल है, बट जो मार्केट है वो अलग है, मार्केट अलग है। आपको अलग प्राइस चार्ज करना है सेम प्रोडक्ट का डिफरेंट मार्केट में, जब तक अनटिल जो मार्जिनल रेवेन्यू है लास्ट यूनिट सोल्ड का वो इक्वल नहीं आ जाता मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इन ईच मार्केट इज डिस्क्राइब्ड बाय। कौन सी चीज से ये चीज डिस्क्राइब की जाती है? देखो, समझो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की 3 स्टेजेस होती हैं, जैसा मैंने बताया, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री एंड द थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर मेरा आइडेंटिकल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और मेरे डिफरेंट प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। आइडेंटिकल एंड डिफरेंट दोनों के अंदर मैं कर सकती हूँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। की पॉइंट क्या है? की पॉइंट ये है, यहाँ पे मैं हमेशा मैक्सिमम प्रोड्यूसर सरप्लस रखती हूँ और मिनिमम कंज्यूमर सरप्लस रखती हूँ। कंज्यूमर सरप्लस जो है वो मेरा मिनिमम रहता है। मैं कोशिश ये करती हूँ जितना ज्यादा कंज्यूमर मुझे पे कर सके मैं उतना ज्यादा ले लूं। समझ में आया? सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मैं करती हूँ जब मेरे को बल्क में यूनिट सेल आउट करनी है, मुझे बहुत ज्यादा यूनिट एक ही बारी में सेल आउट कर देनी है। देखो, ये आपकी मदद जरूर करती होंगी। सब्जी लेने गई, दुकान वाले को बोली भैया 5 किलो ले लूंगी, आपने 1 किलो 20 रुपए का बताया लेकिन मैं 5 किलो लूंगी तो आपको 18 रुपए लगाने पड़ेंगे। तो ये क्या है? ये वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। देखो, वैसे तो आपका 20 रुपए किलो है,
आपके प्याज की कीमत आपकी मार्केट में 20 रुपए किलो है, लेकिन आप कह रहे हो कि आप 18 रुपए दोगे क्योंकि आप बल्क में परचेज कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, प्राइस सेम प्रोडक्ट है, वही 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 प्याज का आप 18 रुपए दे रहे हो, क्यों, क्योंकि आप ज्यादा परचेज कर रहे हो। दिस इज द सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, ये होती है जहां आप डिफरेंट मार्केट के अंदर प्राइस अलग करते हो बेस्ड ऑन द सेगमेंटेशन, बेस्ड ऑन दी सेगमेंटेशन। अब ये डिफरेंट मार्केट का मतलब क्या है, डिफरेंट मार्केट का मतलब है अगर आप कभी पहाड़ों पे गए हो तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, वहां पे जो बेसिक आपका 5 रुपए का पार्ले जी आता है ना, 5 रुपीज का पार्ले जी, वो वहीं पे पहाड़ों पे उस पार्ले जी की कीमत वो 5 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए ले लेते हैं, एंड यू आर विलिंग टू पे, आप उनको 7 रुपए दे भी देते हो। तो ये क्या है, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट मार्केट एंड द डिफरेंट सेगमेंट। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है अभी पहाड़ों का, वो क्या है, दिस इज एग्जांपल ऑफ जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आप डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हो सेम प्रोडक्ट का, कीवर्ड क्या है कि प्रोडक्ट सेम है और मार्केट अलग है, तो ये होता है आपका थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। तो ऑप्शन सी आपका आएगा, तो जिसमें ऑप्शन सी नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। साथ ही फर्स्ट डिग्री ए ऑप्शन आपका नहीं आएगा, ए ऑप्शन आपका नहीं आएगा। और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ही तो है। देन द ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। समझ में आया, क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से। सबसे पहले तो मुझे कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला बता दो। ये होता है, अब यही फॉर्मूला मैं लिखती हूँ, क्यू इज इक्वल टू 10, ये 10 क्या है, टोटल प्रोडक्शन जो आपको करनी है, टोटल प्रोडक्शन जो आप करना चाहते हो, एंड के, ये के क्या है, के आपका एक तरीके का इनपुट है जो उस प्रोडक्शन के प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए, और ये 0.6 क्या है, ये के की इलास्टिसिटी है, के इज हियर द कैपिटल, उस कैपिटल की इलास्टिसिटी है 0.6 मल्टीप्लाई लेबर, लेबर की इलास्टिसिटी क्या है 0.8। तो ये है आपके कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। 10 इज टोटल प्रोडक्शन, आपको कितना करना है, के एंड एल है आपके इनपुट, दीज आर बोथ आर द इनपुट, और उनकी इलास्टिसिटी दे रखी है। अब कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की 3 स्टेजेस होती हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न। अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट रिटर्न जो है वो डिसाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ देयर इनपुट, ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द इनपुट, जो प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करना उस प्रोडक्ट उसके लिए जो आपको इनपुट लगाना पड़ रहा है, उसकी इलास्टिसिटी के बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हो कि रिटर्न ऑफ स्केल किस टाइप का होगा। अगर आपका रिटर्न ऑफ स्केल सॉरी दोनों इनपुट कैपिटल प्लस लेबर की इलास्टिसिटी जो है वो मोर देन 1 है, तो ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न होगा। अगर कैपिटल प्लस लेबर की इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 है, तो ये आपका डिक्रीजिंग रिटर्न होगा। वहीं पे लेबर प्लस कैपिटल की इलास्टिसिटी जो है वो इज इक्वल टू 1 है, तो ये आपका कांस्टेंट रिटर्न होगा। यहाँ इलास्टिसिटी दे रखी है 0.6 प्लस 0.3 दैट इज 1.4। 1.4 क्या है, 1 से ज्यादा है, तो इसका आंसर बनेगा इंक्रीजिंग रिटर्न। समझ में आया कंसेप्ट? अब प्रोडक्शन फंक्शन थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको यहीं पे। देखो प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, कुछ इनपुट आपके फिक्स्ड होते हैं, कुछ इनपुट आपके वेरिएबल होते हैं। अब फिक्स्ड कौन से होंगे, वेरिएबल कौन से होंगे, इसी में देखो मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई लैंड एरिया है और वो लैंड एरिया फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल मेरी,
तो मेरा फिक्स्ड हो गया कि वो 1 लैंड एरिया जिसके अंदर हमारी एक ही मशीन है, एक ही मशीन आ सकती है। उस मशीन पे काम करने के लिए मुझे नंबर ऑफ लेबर जो कि मेरी वेरिएबल है मुझे वो लगाने हैं। मैंने फर्स्ट लेबर लगाया जिसने मेरे को उस मशीन का यूज करके 20 आउटपुट बना के दिए, मतलब 20 यूनिट प्रोड्यूस करके दी। फिर मेरे को ये लगा कि मेरे को ना अब एक लेबर और लगा लेना चाहिए। अब मेरे उस एक ही मशीन के ऊपर 2 लेबर काम कर रहे हैं, दोनों ने मिलके मेरे को 45 यूनिट प्रोड्यूस करके दे दी। फिर मैंने तीसरा लेबर लगाया, तीनों ने मिलके मुझे 60 यूनिट प्रोड्यूस करके दी। फिर मैंने चौथा लेबर लगाया, एक और मैंने फोर्थ लेबर यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे चारों ने मिलके सेम अगेन मुझे 60 यूनिट दी। अब मैंने फिफ्थ लेबर लगा दिया। अब मेरे को इन 5 के 5 लेबर ने मिलके 50 यूनिट प्रोड्यूस करके दी। अब क्या एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, जो फर्स्ट लेबर था वो 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, तो फर्स्ट की खुद की अगर देखूं वो कितनी है, 20 है। ये सिर्फ मैं फर्स्ट की बात कर रही हूँ। सेकंड 45 में से 20 तो फर्स्ट ने ही प्रोड्यूस कर दी, तो एडिशनली सेकंड लेबर ने कितनी प्रोड्यूस करी, 25। नेक्स्ट थर्ड लेबर 60 तीनों ने प्रोड्यूस करी, ये मेरा टोटल प्रोडक्शन है। ये मेरा मार्जिनल प्रोडक्शन आप ले सकते हो, है ना। अब तीनों ने मिलके 60 प्रोड्यूस करी, जिसमें से 45 तो 2 ने ही कर दी थी, तो थर्ड ने कितनी करी, थर्ड ने ओनली 15 करी। फोर्थ ने की है फिर 0। फिफ्थ माइनस का 10, माइनस का 10 ये क्या है, जहां पे मैं वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करता जा रहा हूं और मेरी टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती जा रही है। दिस इज माय इंक्रीजिंग रिटर्न, दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न। जहां पे मैं वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज तो कर रहा हूं जिसकी वजह से, बट मेरी टोटल प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होगी, दिस इज माय डिक्रीजिंग रिटर्न। जहां पे मेरे को वेरिएबल को लेके आने की वजह से टोटल प्रोडक्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये है आपका कांस्टेंट रिटर्न, ये है आपका कांस्टेंट रिटर्न। नेक्स्ट जहां आपको वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करने की वजह से टोटल प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय घट गई, दिस इज योर नेगेटिव रिटर्न। समझ में आया, समझ में आया टोटल प्रोडक्शन का कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसमें आपको बताना है कि कौन सी प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जो कंपनी यूज करेगी टू रिड्यूस, देखो अब इसमें कीवर्ड क्या है, रिड्यूस करना है, जिससे उसको कस्टमर का रिस्पॉन्स चाहिए। कैसा रिस्पॉन्स चाहिए कि वो वॉल्यूम में परचेज करे, वो ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी पे परचेज करे और वो प्रमोट भी करे आपके प्रोडक्ट को। तो कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे कंपनी यूज करेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले हमेशा ट्राई किया करो ऑप्शन को एलिमिनेट करने का, है ना। लास्ट ऑप्शन दे रखा है आपको डायनेमिक प्राइसिंग। डायनेमिक प्राइसिंग क्या होता है बेटा, डायनेमिक प्राइसिंग वो प्राइसिंग होता है जो चेंज होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में जैसी डिमांड या सप्लाई होगी प्रोडक्ट की उसके हिसाब से ये प्राइस चेंज होता है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी डिमांड सप्लाई की बात नहीं की तो ऑफ कोर्स ये आंसर नहीं बनेगा हमारा। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग वो प्राइसिंग होता है जो कि कंज्यूमर के माइंड के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशनिंग अलग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको प्राइस दिया गया है किसी प्रोडक्ट का 999, बट एक्चुअल प्राइस जो कंज्यूमर पे करता है वो हमेशा 1000 रुपीज होता है, बट जो पोजीशन कंज्यूमर के माइंड में इस प्रोडक्ट के प्राइस की बनाई गई है वो है 999।
नेक्स्ट आपका प्रमोशनल प्राइसिंग। प्रमोशनल प्राइसिंग वो प्राइसिंग होता है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें गेन कमाना है, उस पे हम प्रमोशनल प्राइसिंग लगाते हैं। फॉर एग्जांपल दिवाली पे जब आपकी सेल लगती है, वो आपका एक तरीके की प्रमोशनल प्राइसिंग है। तो प्रमोशनल प्राइसिंग का जो कीवर्ड याद रखना है, ऑलवेज दिस इज फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड। आपको जो कंफ्यूजन हो सकती है वो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 में ही हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना डिस्काउंट अलाउंस प्राइसिंग वो प्राइस होता है जहां पे कंज्यूमर के रिस्पॉन्स को हम लॉन्ग टर्म, कंज्यूमर के रिस्पॉन्स का हम लॉन्ग टर्म तक फायदा ले सकते हैं, जिससे वो ज्यादा वॉल्यूम में भी परचेज करता है और उस प्रोडक्ट को प्रमोट भी करता है। तो प्रमोटिंग द प्रोडक्ट से प्रमोशनल प्राइसिंग मत कर देना, गलत हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रमोटिंग से प्रमोशन को कनेक्ट मत करना। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे आपको रीजन पूछ रखा है कि इंडिफरेंस कर्व के डिक्लाइन होने का रीजन क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व जो है वो बेस है आपका यूटिलिटी पे, जो कंज्यूमर प्रेफरेंस के बारे में बताता है। अब यूटिलिटी आपकी दो तरीके की होती है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जिसको हम नंबर की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी जिसको नंबर की फॉर्म में मेजर नहीं किया जा सकता। इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपके ऑर्डिनल यूटिलिटी का ही कंसेप्ट होता है। ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। डिमिनिशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, डिमिनिशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि मैंने कोई चीज कंज्यूम करी और उससे मुझे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो हर एक यूनिट ऑफ कंजप्शन के साथ डिक्रीज होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाहर धूप से आई, धूप से आते ही मुझे चाहिए पानी, मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर को इनटेक किया। फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से जो मुझको सेटिस्फेक्शन मिली, जो मेरे को यूटिलिटी मिली, वो बहुत हाई थी। कॉन्टिन्यूसली मैंने सेकेंड ग्लास पिया तो मेरे को शांति मिली, मेरे को अच्छा लगा। तीसरा ग्लास जब मैंने पानी का पिया तो मेरे को ये हुआ कि भाई बहुत ज्यादा हो गया और पानी नहीं चाहिए, मुझे इट इज सफिशिएंट। फोर्थ ग्लास मेरे को जबरदस्ती पीना पड़ा, मेरे को ये होगा कि बिल्कुल वॉमिटिंग आ जाएगी। एंड फिफ्थ ग्लास में तो मेरे को एक्चुअली वो वॉमिटिंग आ ही गई। तो ये क्या है, सेम प्रोडक्ट, सेम वही वाटर है, मेरा वाटर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जब मैं उसका कॉन्टिन्यूस कंजप्शन करती हूँ तो उससे मिलने वाली मेरी सेटिस्फेक्शन जो है वो हर एक यूनिट ऑफ कंजप्शन के साथ डिक्रीज हो जाती है। तो उसी को बोला जाता है डिमिनिशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये आपके इंडिफरेंस कर्व से रिलेट नहीं करता इतना, तो ये तो आपका नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 4 आपका एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका एलिमिनेट हो गया। एंड अब आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो दोनों में कॉमन है। ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ये मैंने बताया भी, इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट होता है। अब ये देखो, बी आएगा या सी आएगा। बी दे रखा है आपको डिमिनिशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी और सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द commodity, and the C is diminishing rate of technical substitution। जो टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है ना, वो आपके प्रोडक्शन थ्योरी पे वर्क करता है कि आप को कोई गुड प्रोड्यूस करनी है तो उससे आप कितना वेरिएबल्स में इंक्रीज करने से आपका मार्जिनल रेट जो है वो कम हो जाएगा। इट इज टोटली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन थ्योरी, बट यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व जो है वो कंज्यूमर थ्योरी की बात करता है, जिसका डिक्लाइन होने का रीजन होता है डिमिनिशनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द कमोडिटी। अब डिमिनिशनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि मेरे पास दो प्रोडक्ट है, एक है मेरे पास प्रोडक्ट ए, एक है मेरे पास प्रोडक्ट बी। मुझे अगर प्रोडक्ट ए की कंजप्शन को इंक्रीज करना है तो मुझे कितनी प्रोडक्ट बी की कंजप्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा। एक प्रोडक्ट, एक गुड्स की प्रोडक्शन को या एक गुड्स की कंजप्शन को बढ़ाने के लिए मैं दूसरी गुड्स की कितनी कंजप्शन घटाऊंगा। मेरे को चॉकलेट और टॉफी दोनों पसंद है, लेकिन अभी मैंने रैंक दी है कि मेरे को ना टॉफी ज्यादा चाहिए। ए को ले लो आप चॉकलेट,
बी को ले लो आप टॉफी। अब फिलहाल के लिए मेरा मन कर रहा है कि मैं टॉफी बहुत ज्यादा खाऊं, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, मैंने एक चॉकलेट के बदले एक टॉफी ले ली। अब मेरे को टॉफी मिल गई, तो अब मुझे दूसरी टॉफी जब इंक्रीज करनी है, तो दूसरी टॉफी मुझे इंक्रीज करने के लिए मैं पूरी एक चॉकलेट नहीं दूंगा, इस बार मैं कहूंगा आधी ही चॉकलेट ले ले। तीसरी टॉफी जब मुझे एक और चाहिए, मेरे को मिल चुकी है, मेरे को उससे सेटिस्फेक्शन अब कम होता जाएगा, तीसरी चॉकलेट की बजाय मैं आधी भी नहीं दूंगा, मैं कहूंगा भाई 1/4 ले ले। समझ में आया? समझ में आया? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी एंड डी। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, in raising consumer income scenario, the preferred decision choice of a business firm for low income elasticity product will be। इसमें आपको एक सिचुएशन दे रखी है, क्या सिचुएशन है कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है। की पॉइंट पकड़ना है कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो कंज्यूमर की इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है ना। तो आपको ये बताना है कि उन प्रोडक्ट का आप क्या डिसीजन लोगे जिनकी लो इनकम इलास्टिसिटी है। देखो, लो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि इनकम में चेंज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनकम में चेंज आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता तो उस प्रोडक्ट का प्रमोशन तो नहीं होगा, उस प्रोडक्ट की रीपोजिशनिंग का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। कॉस्ट कम या ज्यादा कर दोगे, भाई तू बेशक इस प्रोडक्ट के 50 रुपए मांग ले, मैं 50 देने को तैयार हूँ, मेरे पास पैसा बहुत है। मेरे को ये नहीं है कि मेरे को इस प्रोडक्ट में कॉस्ट का कोई मतलब है, नहीं, मेरे को चाहिए प्रोडक्ट बढ़िया, मेरे को चाहिए प्रोडक्ट बढ़िया, तो पैसे ही कितने मांग ले। लो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है कि इनकम कितनी है या उस प्रोडक्ट का चार्ज कितना है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर हाई इनकम इलास्टिसिटी होती तो ऑफ कोर्स मैं उस प्रोडक्ट को प्रमोट करता कि पहले इनकम कंज्यूमर की इनकम कम थी, अब उसकी इनकम जो है वो बढ़ चुकी है, तो अब मैं उसे प्रमोट करूंगा ताकि वो उसकी नजरों में जाए और वो खरीद ले। बट ऐसा नहीं है ना, क्वेश्चन की डिमांड को समझो। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका इकोनॉमिक का ही दे रखा है, जहां पे आपको 4 टाइप्स ऑफ मार्केट दे रखी है। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, ध्यान से करना। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड द ओलिगोपोली। ध्यान से करना एक बार प्लीज, अगेन कह रहे हैं। देखो, सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मैं को ये बताऊं। परफेक्ट कंपटीशन, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं, बहुत बड़ा मार्केट साइज होता है, कोई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होती, सारे कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट आप कह सकते हो यहाँ पे होते हैं। मोनोपोली क्या, यूनिक प्रोडक्ट मिलता है, प्राइस जो है वो मोनोपोली फर्म खुद डिसाइड करती है। परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस टेकर होती है, लेकिन मोनोपोली प्राइस अपना खुद डिसाइड करती है। मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक रियल में एग्जिस्ट करता है, जहां पे आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट आपके वर्क सेम है लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी में हल्का हल्का फर्क होता है। ये ऐसे टाइप का आपकी मार्केट है जो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती है। एंड ओलिगोपोली आपका ऐसी मार्केट है जहां पे आपके नंबर ऑफ सेलर कम होते हैं, क्योंकि एंट्री बैरियर एंड एग्जिट बैरियर बहुत ज्यादा होते हैं, एंट्री कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो मेरे को ये बताओ, एंट्री कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो फर्म सस्टेन्ड कैसे कर पाएंगी, वो भी एक यहाँ पे चैलेंज होता होगा। डी का आपका 1 बनेगा। इन्फ्लुएंसिंग द बायर, बायर को इन्फ्लुएंस करना है, बायर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है आपके प्रोडक्ट में, कॉलगेट के अंदर और पतंजलि के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का काम है दांत को चमकाने का, लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा, अपने प्रोडक्ट से इन्फ्लुएंस करना होगा बायर को। दिस इज द मोनोपोलिस्टिक।
मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली के अंदर आपकी कभी भी कोई प्रोडक्ट को कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, आपको यूनिक प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो इंटीमेशंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एंड द लास्ट वन आपका बच गया ओनली एंड ओनली दी ऑप्शन नंबर 3 जो मैच होगा आपके ऑप्शन नंबर 1 से। देखो मोनोपोली में यहाँ पे थोड़ी सी ना अनक्लैरिटी ऑफ कोर्स देखने को मिल रही है। ये इनएमिटेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का मतलब बट ये होता है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को कोई कॉपी नहीं कर सकता, दिस इज इनएमिटेशन। ओके, गॉट इट। इनएमिटेशन मतलब कॉपी नहीं कर सकता, यूनिक प्रोडक्ट आपका है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफ सेटिंग हाई प्राइस व्हेन द प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस। स्टार्टिंग में आपको प्राइस हाई रखना है, ग्रेजुअली प्राइस आपको कम करते जाना है। ये किस टाइप की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है, देखते ही आंसर मार्क हो जाना चाहिए। स्कीमिंग। प्राइसिंग स्कीमिंग स्ट्रेटेजी में क्या होता है, स्टार्टिंग में आप प्रोडक्ट के प्राइस को हाई रखते हो, धीरे 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 जो है वो उसके प्राइस को कम करते हुए मिडिल इनकम कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो। पेनिट्रेशन इससे टोटली अपोजिट होता है। पेनिट्रेशन के अंदर आप मिनिमम टू मिनिमम प्राइस रखते हो। समझ में आया? डंपिंग किसी भी तरीके की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ही नहीं होती। डंपिंग एक तरीके का आप कह सकते हो कि अपने प्रोडक्ट को लोकल मार्केट में प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्ट्रेटेजी यूज करी जाती है इन द इंटरनेशनल बिजनेस। क्लियर? जो लास्ट दे रखी है वो है पीक लॉर्ड प्राइसिंग। पीक लॉर्ड प्राइसिंग नाम से ही पता चल रहा है कि जब डिमांड पीक पे है ना, जब डिमांड हाई है तब आप उस प्रोडक्ट का हाई प्राइस चार्ज करते हो। पीक लॉर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में हाई प्राइस इज चार्ज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई डिमांड। इसको पीक हावर भी बोलते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। आपको ये बताना है किस प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी कम है, किसकी ज्यादा है। आपको मिनिमम टू मैक्सिमम पे जाना है। मिनिमम टू मैक्सिमम, सबसे कम प्राइस इलास्टिसिटी किसकी है और सबसे ज्यादा किसकी है। प्राइस इलास्टिसिटी का अगर मीनिंग क्लियर है ना, और ये जो 4 टर्म दे रखी है ये क्लियर है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। अगर उस प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है, मतलब हाई इलास्टिक। कम चेंज आता है, लो इलास्टिक। अब मेरे को ये बताओ, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है, अगर सेम ही प्रोडक्ट है उसका प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ेगी? तो क्या डिमांड बढ़ेगी? सिर्फ 2 ऑप्शन से ही ये हो सकता है, फर्स्ट एंड लास्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट आप ये भी कह सकते हो ना, सेम प्रोडक्ट है तो सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा अवेलेबल है। सब्स्टिट्यूट अगर इजीली आपको बहुत बढ़िया अवेलेबल है तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो कंज्यूमर तो सब्स्टिट्यूट पे चला जाएगा। कंज्यूमर तो सब्स्टिट्यूट पे चला जाएगा। और एक जो आपको इसमें कीवर्ड देखो, नेसेसिटी। मेडिसिन है, मेडिसिन का प्राइस अगर ज्यादा भी हो गया ना फिर भी आप लोगों को खरीदनी पड़ेगी, फिर भी आप लोगों को वो खरीदनी पड़ती है। बस इन 2 ऑप्शन से हो गया। देखो, मिनिमम इलास्टिसिटी तो आपकी वहां पे होगी जहां पे आपके पास होमोजीनियस प्रोडक्ट है, कंज्यूमर दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर स्टार्ट विद द ऑप्शन नंबर ए। नहीं वेट, मिनिमम पूछा है, वेट 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 एक सेकेंड, ये तो मैंने उल्टा बोल दिया। देखो, होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है,
सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो प्राइस इलास्टिसिटी आपकी ज्यादा होगी। सेकंड, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, मैं दूसरे पे शिफ्ट कर सकता हूँ, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। नेसेसिटी है तो प्राइस इलास्टिसिटी सबसे कम होगी। नेसेसिटी ऑप्शन नंबर सी से स्टार्ट होगा भाई, ये तो कंफर्म है कि अगर मुझे प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो मेरी उसकी प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो सबसे कम होगी। प्राइस 100 रुपए का है, दवाई जब भी खरीदनी पड़ेगी। प्राइस 200 हो गया, दवाई तो जब भी खरीदनी पड़ेगी, है ना। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि लास्ट ऑप्शन हम देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, होमोजीनियस प्रोडक्ट या ड्यूरेबल प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो मैं सब्स्टिट्यूट पे चला जाऊंगा, तो मेरी प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। मेरे पास सब्स्टिट्यूट है तो मैं उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदूंगा। यस, द ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पे आपके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उसका प्राइस बढ़ने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया। तो प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो उसकी हाई रहेगी। नेक्स्ट आ जाओ, एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द एनबीएफसी? क्या एनबीएफसी आपकी आरबीआई रजिस्टर्ड होती हैं? ध्यान से देखना, ऑल एनबीएफसीज आर रजिस्टर्ड बाय आरबीआई। रजिस्टर्ड बाय आरबीआई नहीं होती बेटा, रेगुलेटेड बाय आरबीआई होती है। रजिस्टर्ड नहीं, रेगुलेटेड। तो रजिस्टर्ड किस में होती है? रजिस्टर होती है आपकी कंपनी एक्ट में, कंपनी एक्ट 2013। नेक्स्ट, एनबीएफसी कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। क्या एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है? ऑफ कोर्स नॉट। अगर यही डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करने लग गई तो फिर आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फिर फर्क क्या रह गया? ये बताओ मुझे, फिर तो कोई फर्क ही नहीं बचा ना। नेक्स्ट दे रखा है, एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ पेमेंट एंड द सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इट सेल्फ। ये आपसे पूछ रखा है एनबीएफसी की सर्विसेज के बारे में। एनबीएफसी की सर्विसेज क्या क्या होती हैं? एनबीएफसी की सर्विसेज क्या क्या होती हैं? एनबीएफसी इज लाइक, आपको ना जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो सारी की सारी एनबीएफसीज हैं, जो आपको लाइक पर्सनल लोन, बिजनेस लोन प्रोवाइड करती हैं। दीज आर ऑल द एनबीएफसी। जो इंश्योरेंस में लाइक आपकी एलआईसी हो गया, वो भी एक तरीके की एनबीएफसी है। तो एनबीएफसी कोई चेक ड्रॉ करना या पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के काम नहीं आती। ऑफ कोर्स मेरी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मेरी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड नॉट एक्सेप्ट दे रखा है तो ये भी करेक्ट होगी। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटीज ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस, deposit insurance facilities of deposit insurance and credit guarantee corporation is not available to the depositors of NBFC। देखो मेरे को ना एक तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रखा है कि करेक्ट स्टेटमेंट एज पर योर आंसर की। जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट बताया गया है, बट सारी की सारी एनबीएफसी आरबीआई रेगुलेट करता है, ये स्टेटमेंट मेरी तरफ से टोटली एंड टोटली रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको आपके ऊपर छोड़ती हूँ, थोड़ा सा इवेल्युएट करना अपने हिसाब से, थोड़ा और एनालाइज करना, और फिर मुझे भी बताना इसका आंसर क्या होना चाहिए।
ठीक है, जो मेन मैंने आपको चीज बताई वो मैंने आपको बता दिया, जो आपको ध्यान भी रखनी है, बाकी क्वेश्चंस में हेल्प करेगी कि एनबीएफसीज क्या होती है, एनबीएफसी की फैसिलिटीज क्या होती है, क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकती हैं। जो मेन डिफरेंस है एनबीएफसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वो यही है कि एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट या चेक ड्रॉन या पेमेंट सेटलमेंट की फैसिलिटीज नहीं देता, और वहीं पे आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम ही होता है डिमांड डिपॉजिट का एंड ऑल। समझ में आया? क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? यहां से मैं आपका एक बहुत बढ़िया कंप्लीट ही कंसेप्ट करवाने वाली हूँ, उसको ध्यान से देखना भाई। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, वो बना है आपके मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट से। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं क्वांटिटेटिव और एक होते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव लाइक दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मनी डायरेक्टली, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव में जो आपके मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो है सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशो। एक है आपके एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ये चार मेन इंस्ट्रूमेंट है आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स में। सीआरआर क्या? कैश रिजर्व रेशो। ये वो रेशो होती है जो कि बैंक को, कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखनी होती है इन फॉर्म ऑफ कैश। गॉट इट? एसएलआर आपकी वो रेशो होती है जो कि आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखनी होती है इन फॉर्म ऑफ कैश और इन एनी अदर फॉर्म। वो कैश में भी हो सकती है और वो अदर फॉर्म लाइक गोल्ड में भी रख सकते हो आप। कौन किसको? कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास। रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट। रेपो रेट क्या? रेपो रेट वो रेट होता है जिससे कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड। रिवर्स रेपो रेट क्या? जब आरबीआई लोन लेता है कॉमर्शियल बैंक से। क्या? जब आरबीआई लोन लेता है कॉमर्शियल बैंक से। इसके साथ एक और होता है बैंक रेट। बैंक रेट भी वही रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से लोन लेता है, बट दिस इज फॉर द लॉन्ग टर्म। बैंक रेट आपका लॉन्ग टर्म लोन के लिए यूज किया जाता है, रेपो रेट आपका शॉर्ट टर्म लोन के लिए यूज किया जाता है। शॉर्ट टर्म लाइक एक रात के लिए, 2 रात के लिए, 2 से 3 दिन के लिए, बट है सेम ही कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है। ये सारे समझ में आए? नेक्स्ट है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में आता है आपका क्रेडिट राशनिंग। कहा मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग में क्या आता है कि आप ये छटनी कर देते हो। राशनिंग का मतलब क्या होता है? छटनी कर देना। आप ये छटनी कर देते हो किस इंडस्ट्री में या किस सेक्टर को आपको लोन देना है और किस सेक्टर को आपको लोन नहीं देना है, जहां से आप कुछ सेक्टर से मनी को कंट्रोल कर सकते हो। सेकंड है आपका मार्जिन लैंडिंग। मार्जिन लैंडिंग का मतलब होता है कि जब आप लोन देते हो तो आप कुछ अमाउंट या कुछ सिक्योरिटी लेते हो जिसको आप कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हो।
पैसे देने के बदले में आप कोई ना कोई सिक्योरिटी ले लेते हो, लाइक जमीन के कागज हैं, कुछ गोल्ड है या XYZ कुछ भी, जिसको आप कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हो कि बाय चांस सामने वाले ने आपका पैसा रिफंड नहीं किया तो आप वो जो भी उसने आपको चीज एज ए सिक्योरिटी के तौर पे दिया आप उसको सेल आउट करके मार्केट में अपना पैसा रिटर्न कर सकते हो। तो अगर आपको 100 करोड़ का लोन लेना है तो 100 करोड़ का लोन लेने के लिए 110 करोड़ की आपको कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। वहीं पे एक ऑप्शन है कि 100 करोड़ का लोन लेने के लिए आपको 105 करोड़ की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। तो जो ये मार्जिन है ना आपकी लोन अमाउंट के बीच में और आपके कोलेटरल सिक्योरिटी के अमाउंट के बीच में, इस मार्जिन को कम या ज्यादा करके भी हम मॉनेटरी मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्या है? मार्जिन लेंडिंग। लास्ट आपका मॉरल सुजेन। मॉरल सुजेन का मतलब क्या होता है कि मॉरली समझाते हुए आपको प्रेशर के साथ बताया जा रहा है। सुजेन इज लाइक आपको थोड़ा सा प्रेशर देके ये चीज समझाने की कोशिश करी जा रही है। तो यहाँ पे आपको ये एक गाइडलाइन दी जाती है कि इस सेक्टर में आपको इस टर्म एंड कंडीशंस पे लोन देना है। ये कोई फिक्स्ड नहीं है, दिस इज नॉट ए कंप्लीटली सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ये जस्ट एक तरीके से आप गाइडलाइन देते हो बैंक्स को। समझ में आया? आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट इज द रेट at which RBI lend to state government, no, at which international led agency, no, at which RBI lend to bank in short maturity, of course yes, कि RBI जो है वो पैसा देता है बैंक को, कौन से बैंक? कॉमर्शियल बैंक को दी शॉर्ट मैच्योरिटी। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका ऑफ कोर्स करेक्ट आंसर बनेगा। मेरा पेन दिक्कत कर रहा है आज। गॉट इट? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, करो इसको अभी सॉल्व। यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है? यहाँ आपको बोल रखा है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए आपको क्रोनोलॉजिकल, इसका मतलब इसमें नीचे ऑप्शन होंगे, वेट ए सेकंड प्लीज। यस, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। Yes, now it is easy for read on a single screen. अब बताओ, arrange the following initiative taken by government of India to tackle the non-performing asset in their ascending order. सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, ये non-performing asset क्या होती है? What do you mean by the term non-performing asset? बच्चे, non-performing asset आप कह सकते हो ये एक तरीके का लोन या एडवांस जो आपने किसी को दिया है और उसको वो पे करना था। फॉर एग्जाम्पल आप हो ABC एक कंपनी ने XYZ को लोन दिया। XYZ की जो लोन पे करने की ड्यू डेट थी वो थी 30 अक्टूबर 2023। इस तारीख तक ये लोन इसे दे देना चाहिए था, मतलब चुका देना चाहिए था। लेकिन इसके 90 दिन तक भी, 90 डेज तक भी अगेन एंड अगेन नोटिस भेजने के बाद अगर ये XYZ लोन नहीं देता है, मतलब लोन नहीं चुका पाता है, तो जो ये लोन का पैसा था वो ABC के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। कंडीशन याद रखना, 90 डेज। 90 डेज तक अगर आपका डेटर आपको पैसे नहीं देता है, दैट्स बिकम द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। समझ में आया? अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना बन पाए तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम कुछ इनिशिएटिव्स लेती है, कुछ बॉडीज आपकी बनाती है जो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे वर्क कर सके। तो आपको यही बताना है कि कौन कौन सी बॉडी बनाई गई है और उसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, क्रोनोलॉजी के अंदर आपको लगाना है।
सबसे पहली है कॉर्पोरेट डेट रिकंस्ट्रक्शन, ये बनी थी आपकी 2001 में। देखो ये थोड़ा सा ना याद करने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा समझाने का नहीं है। जो समझाने वाला पॉइंट था वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है, वो आपको याद होना चाहिए। साथ ही आपका सरफारिश एक्ट, सरफारिश एक्ट क्या है? सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। बेटा इसकी फुल फॉर्म भी प्लीज याद रख लेना। दिस इज 2002, ये आया था 2002 के अंदर। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट and Enforcement of Security Interest Act 2002 came in force for tackle the problem of non-performing asset। 2000 के अंदर हमारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो आया था। 2000 के अंदर हमारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो आया था। इसी से आप देखो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो। सबसे पहले डी आएगा, डी के बाद ए आएगा, ए के बाद ई। डी ए ई सीरीज में कहाँ है? डी ए ई, डी ए ई, डी ए ई कहीं भी नहीं है। हाउ दिस इज पॉसिबल? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आपका 1993 में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी, डी ए ई। हो सकता है आपका बी का भी सेम ईयर ही हो, जिस वजह से बी भी आपका 2001 में ही है, तो ये सेम ईयर होने की वजह से आप इसको एलिमिनेट नहीं कर पाए। वैसे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इस क्वेश्चन का मैं अच्छा कहूंगी कि आपको 2-3 ऑप्शन आते हुए भी आप एलिमिनेट नहीं कर पाए, बट यस क्वेश्चन इज गुड। आप इवन डी एंड ई से भी कर सकते थे कि डी एंड ई नहीं, सॉरी, ए एंड डी से कर सकते थे कि ए एंड डी दोनों एक साथ होने चाहिए। ए और डी एक साथ सेकंड ऑप्शन में भी देखने को नहीं मिल रहे, थर्ड में भी नहीं है, तो फोर्थ में भी नहीं है। तो ए और डी से आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे अगर आपको ये पता होता। ए आपका जो है वो 2001 में आया था और क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो आपका 2002 में आया था। देखो मेरे साथ साथ ही ये चीजें याद कर लो। अभी आइज बंद करो और याद करो। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कब आया था? 1993 में आया था। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल 1993 में आया था। उसके बाद 2000 में आया था हमारे क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। 2000 में आया था क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। 2001 में आया था हमारा कॉर्पोरेट डेट रिकंस्ट्रक्शन एंड कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। कॉर्पोरेट डेट रिकंस्ट्रक्शन कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट इन 2001। एंड द लास्ट 2002 में आया था आपका सफारी सरफारिश। सरफारिश की फुल फॉर्म अगेन, सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। हो गया ये भी याद। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका Which of the following financial institution got merged with their subsidiary? कौन से इसमें से दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो उसके सब्सिडरी के साथ मर्ज हो गए थे? देखो जो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक है ना, वो मर्ज हुआ था ओरिएंटल बैंक के साथ, मेरे को इतना पता है। और ओरिएंटल बैंक इसकी सब्सिडरी तो नहीं है। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक ओरिएंटल बैंक के साथ मर्ज हुआ था, ये तो याद रखना है आपको। ये ओरिएंटल बैंक के साथ मर्ज हुआ था, ओरिएंटल बैंक। एंड ओरिएंटल बैंक इज नॉट द सब्सिडरी ऑफ ग्लोबल ट्रस्ट बैंक। तो ऑप्शन नंबर ई को आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हो। अब जो यूटीआई है, यूटीआई की आपकी दो सब्सिडरी है, एक है यूटीआई म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, और सेकंड है आपकी शूट, SUUTI। इस शूट की जो फुल फॉर्म है वो है स्पेसिफिक अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। स्पेसिफिक अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। समझ में आया?
तो ऑप्शन नंबर ए तो आएगा ही आएगा, तो यहीं से आपका आंसर आ गया ए एंड बी। अब ये IFCI क्या है, इसके फुल फॉर्म क्या है और ये कब बना था, मेरे को इसकी सारी हिस्ट्री बता दो। ये आज की क्लास के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है ऑब्जेक्टिव ऑफ इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। ऑब्जेक्टिव ऑफ इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज मल्टीपल चॉइस है, तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ जाएंगे। टू एनेबल बैंक customer to use mobile instrument as a channel for accessing their bank account or remit fund 24/7। of course immediate payment services का मतलब ही ये है कि 24/7 कहीं से भी आप इंटरनेट की हेल्प से बैंक वाली सारी की सारी सर्विसेज को यूज कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए आएगा, तो जिससे हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 एंड दी ऑप्शन नंबर 4। अब बी जो है वो दोनों में दे रखा है, बी को रीड भी कर लेते हैं एक बार। मेकिंग पेमेंट सिंपल जस्ट फॉर मोबाइल नंबर, ऑफ कोर्स इमीडिएट पेमेंट सिस्टम का ये ऑब्जेक्टिव रहता है। अब जो कंपटीशन है वो है सी एंड डी में। सी आपको ये बोलता है कि इमीडिएट पेमेंट सिस्टम बिल्ड करता है फाउंडेशन फॉर ए फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज। फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज काफी हद तक ठीक लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन, टू क्रिएट कंपटीशन बिटवीन NEFT एंड RTGS। सबसे पहले ये NEFT क्या होता है? NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, कि आप इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। और RTGS है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगेन बात वही है कि रियल टाइम के अंदर आप अपनी अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, अमाउंट जो है वो शेयर कर सकते हैं। NEFT के अंदर मिनिमम की कोई लिमिट नहीं होती, मैक्सिमम की लिमिट कई बार बैंक्स लगा देते हैं। बट RTGS में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में आपके मिनिमम लिमिट होती है 2 लाख की। इनका मेन मोटिव ही ये होता है कि हम इमीडिएट पेमेंट सिस्टम को बेटर बना सकें। बट यहाँ आपको बोला है कि इसमें कंपटीशन क्रिएट किया जाता है। नहीं भाई, ये तो मिलके काम करते हैं। अगर NEFT RTGS बेटर होगा तो इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज भी आपकी बेटर होगी। तो जो ये कंपटीशन है ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंस दे रहा है। इस वजह से हम यहाँ ऑप्शन डी को एलिमिनेट करेंगे और करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर A, B एंड C। समझ में आ गया ये भी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपकी कैरी फॉरवर्डेड से इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रखा है which of the following statement is true for set off and carry forwarded of loss under the head house property in India। आपके टोटल 5 हेड हैं इनकम के, 5 हेड ऑफ इनकम है। कौन कौन से 5 हेड है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। इसमें से आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने साल तक और कितना आप सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आपसे वो पूछा है। देखो अगेन थोड़ा सा याद करने वाली चीज है ना। मैं आपको यहाँ पे सारे ही रिवाइज करवा देती हूँ। सैलरी का आप सबको पता है, सैलरी से कोई भी लॉस जो है किसी और हेड का कभी सेट ऑफ नहीं होता, क्योंकि सैलरी पे आपका कभी भी लॉस नहीं आता। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का अगर आपको सेम हेड के अंदर सेटिस्फाइड करना है, सेम हेड के लिए कोई भी लिमिट नहीं है फॉर दी हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर किसी दूसरे हेड से आप सेट ऑफ करना चाहते हैं, अनदर हेड से सेट ऑफ करने की जो आपकी लिमिट है वो है 2 लाख। अनदर हेड से आप सेट ऑफ कर सकते हैं 2 हेड तक, और वो भी कितने साल तक? सेम हेड से और कितने साल तक सेट ऑफ कर सकते हैं? फॉर दी 8 ईयर। सेम हेड से सेट ऑफ कर सकते हो 8 साल तक विदाउट एनी लिमिट। अनदर हेड से सेट ऑफ कर सकते हो 2 लाख तक, 2 लाख की लिमिट तक 8 ही साल तक, 8 ईयर्स तक। उसके बाद है आपका कैपिटल गेन। यहाँ लिख देती हूँ कैपिटल गेन।
कैपिटल गेन आपका दो तरीके का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसको याद करने का भी मैंने आपको तरीका बताया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब बड़े भैया, शॉर्ट टर्म मतलब छोटे भैया। अगर बड़े बड़े भैया की लड़ाई हो जाती है तो छोटे भैया कुछ नहीं कर सकते, वो बेचारे छोटे हैं तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर छोटे भैया की लड़ाई हो जाती है तो बड़े भैया उसको सपोर्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल हेड से ही, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म का जो है वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों से सेट ऑफ हो सकता है फॉर द 8 ईयर, 8 साल तक। समझ में आया। उसके बाद है पीजीबीपी। पीजीबीपी में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं जो मेनली 3 टाइप से डिवाइड है। पीजीबीपी में है आपकी स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस एंड अदर बिजनेस। ये स्पेसिफाइड है, दोनों एसपी हो गए। स्पेसिफाइड स्पेक्यूलेटिव बिजनेस क्या होता है, वो बिजनेस का लॉस जो कुछ सट्टेबाजी टाइप की एक्टिविटी से या कुछ स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी से आता है। तो स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट या स्पेक्यूलेटिव बिजनेस हेड का लॉस जो है वो हमेशा एंड हमेशा स्पेक्यूलेटिव इनकम से ही सेटिस्फाइड हो सकता है, ओनली फॉर दी 4 ईयर्स। किसी और हेड से सेट ऑफ इसको नहीं कर सकते। लेकिन स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से हैं? स्पेसिफाइड बिजनेस वो बिजनेस जो 35 एडी के अंदर आपके बताए गए हैं। कितने टाइप के बिजनेस होते हैं? ये 14 टाइप के बिजनेस होते हैं जिनको हमेशा गवर्नमेंट प्रमोट करती है, जिसमें आप ले सकते हो होटल का बिजनेस है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, एजुकेशन का बिजनेस है, रिन्यूएबल एनर्जी का कोई बिजनेस है। इनको हमेशा गवर्नमेंट प्रमोट करती है और इन पे टैक्स रेट भी काफी ज्यादा लगते हैं, इनको सब्सिडी भी काफी ज्यादा दी जाती है। तो ऐसे जो बिजनेस है जिनको इतना फायदा गवर्नमेंट देती है, तो इनके जो है इसका जो लॉस है वो आप किसी स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं फॉर इनडेफिनाइट पीरियड। फॉर इनडेफिनाइट पीरियड होगा तो सेम हेड से ही सेटिस्फाइड, ये याद रखना। सेम हेड और सेम सब हेड से सेट ऑफ हो सकता है। सेटिस्फाइड बोल दिया मैंने बार बार। सेम सुनो, कंफ्यूज कर रही हूँ मैं, सुनो सुनो सुनो, सॉरी। स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है वो आप स्पेसिफाइड बिजनेस की ही इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं फॉर द इनडेफिनाइट पीरियड। समझ में आ गया। और इन और अदर बिजनेसेस जो बच गए जिसको आप नॉर्मल बिजनेस भी कहते हो, इसका सेट ऑफ जो है वो किसी भी हेड की किसी भी इनकम से हो सकता है। अदर बिजनेसेस या नॉर्मल बिजनेसेस का लॉस जो है वो किसी भी हेड की किसी भी इनकम से, एनी हेड एनी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, एक को छोड़ के, एक्सपेक्ट सैलरी। समझ में आया। सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन बट जो कैरी फॉरवर्ड है वो ओनली सेम हेड में होगा। कैरी फॉरवर्ड ओनली आपका सेम हेड का होगा। कितने साल के लिए जी? 8 साल के लिए। समझ में आया ये भी। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इससे में आपको पूछ रखा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, आप 8 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो विद इन द सेम हेड। दूसरे हेड से करते हो तो 2 लाख की लिमिट है, ये याद रखने वाला पॉइंट था। क्लियर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैं नेक्स्ट पेज पे ही ले आती हूँ इसको भी। Which of the following expenses are debited to profit and loss account but allowed while computing income from business? Nice question. Which of the following expenses are debited to profit and loss account but discount allowed while computing
बिजनेस इनकम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ आपको? क्वेश्चन ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट डिसअलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। बट उसको डिसअलाउड किया जाता है व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर बिजनेस की इनकम को देख रही हैं तो हम यहाँ पे बिजनेस के ही एक्सपेंसेस को अलाउड करेंगे, जर्नल एक्सपेंसेस को या पर्सनल एक्सपेंसेस को या एक्सपेंसेस ऑफ इनकम विच इज टैक्स अंडर द अदर हेड को या फिर चैरिटी या डोनेशन को अलाउड नहीं करेंगे। वो खर्चों को अलाउड करेंगे जो बिजनेस के खर्चे हैं, जो बिजनेस करने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ा, सिर्फ उसी खर्चे को मैं अलाउड करूंगी। मेरे को लाइटिंग का खर्चा करना पड़ा, मेरे को लेबर का खर्चा करना पड़ा, मेरे को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना पड़ा, पर्सनल एक्सपेंसेस, चैरिटेबल, ये सारा मेरा नहीं आता है जब हम इनकम, बिजनेस के इनकम की बात करती हूँ। समझ में आया? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका सरचार्ज से रिलेटेड। सरचार्ज ऑफ 10% इज पेबल बाय द इंडिविजुअल व्हेन द टोटल इनकम एक्सीड। सरचार्ज किस लिमिट पे करना पड़ता है आपसे वो पूछ रखा है। और सरचार्ज की मेरे को सारा बताओ, कितना परसेंट सरचार्ज किस लिमिट पे आपको देना होता है। हमारी जो ओल्ड लिमिट है सरचार्ज की वो भी सेम है, बट मैं आपको न्यू लिमिट भी सेम है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसको आप असेसमेंट ईयर 25-26 भी कह सकते हो, इसके अकॉर्डिंग सरचार्ज की जो लिमिट है वो है 50 लाख तक जीरो सरचार्ज। 50 लाख टू 1 करोड़ तक आपको 10% का सरचार्ज देना पड़ेगा। 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक आपको 15% का सरचार्ज लगेगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक आपका 25% का सरचार्ज लगेगा। एंड मोर देन 5 करोड़, ये मोर देन एंड इक्वल टू नहीं आएगा, वेट, दिस इज ओनली मोर देन। अगर 5 करोड़ है तो 25 ही लगेगा। अगर मोर देन 5 करोड़ है तो फिर 37% का सरचार्ज आपका यहाँ पे लगेगा। समझ में आ गया? यहाँ आपसे पूछ रखा है 10% कितना, जब आपकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख या उससे ज्यादा हो जाएगी तो आपको 10% का सरचार्ज देना पड़ेगा। आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि है आपका जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी के फीचर्स आपसे पूछ रखे हैं और ये बता रखा है इसमें से कौन सा फीचर नहीं है जीएसटी एक्ट 2017। जीएसटी इज एप्लीकेबल बोथ ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। क्या सर्विसेज पे भी जीएसटी लगता है? मेरे को ये बताओ। अरे जीएसटी नाम ही बता रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ऑफ कोर्स जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तो आपका करेक्ट है। आपसे नॉट करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन ए तो नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट है जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन रेदर देन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन या प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन का मतलब क्या है? इसमें ये बोला गया है कि जीएसटी जो है वो जब लगेगा वो उसके ऊपर बेस है कि आपका प्रोडक्ट बना कहाँ पे है, ना कि वो प्रोडक्ट कंज्यूम कहाँ पे हुआ है। क्या मेरी ये स्टेटमेंट सही है? ऑफ कोर्स मैं कह सकती हूँ कि मेरी ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जीएसटी तो वहां लगेगा जहां पे वो प्रोडक्ट जो है वो आपका पहुंचा है, जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो, कंज्यूम करते हो, जब आपका जीएसटी लगता है। समझ में आया? ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। एक्चुअली द जीएसटी इज ए टैक्स बेस्ड ऑन कंजप्शन या बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन। समझ में आ गया? नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर सी जो बोलता है कि इंपोर्ट ऑफ
treated as interstate supply would be subject of IGST additional to applicable custom duty। देखो एक होता है CGST, एक होता है SGST, एक होता है IGST। CGST कहाँ लगता है? सेंटर में, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो IGST आपका जब लगता है जब एक गुड जो है वो प्रोड्यूस एक स्टेट में हुई है और उसे कंज्यूम दूसरे स्टेट में किया जा रहा है। अगर विद इन द स्टेट है तो आपका SGST लगता है। यहाँ आपको क्या बोल रखा है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं गुड जो जिसको हमने ट्रीट किया है एज ए इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट का मतलब क्या है? बाहर की स्टेट से हमने सामान मंगवाया है तो उसके ऊपर हमारा IGST एप्लीकेबल होगा। तो बिल्कुल हमारी ये स्टेटमेंट सही दे रखी है, इसके ऊपर आपका IGST ही एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है D. It is a dual taxation of central and state simultaneously lived on the common base। नहीं, ड्यूअल टैक्सेशन वाले कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए ही तो हमारा GST आया था। तो ये डबल टैक्स का बर्डन नहीं देता है कभी भी। GST is applicable of goods and services without any assumptions। क्या GST की कोई assumptions नहीं है? मेरे को ये बताओ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे क्या GST लगता है? क्या आपके लिकर के ऊपर GST लगता है? क्या आपके और कौन से होते हैं, चलो यही बता दूं, इनके ऊपर GST लगता है? नहीं, यहाँ वो रखे GST की कोई एजम्पशंस है ही नहीं, सबके ऊपर लगता है। बट ऐसा नहीं है, GST भी कुछ चीजों को एग्जम्प्ट करके चलता है कि इन चीजों पे GST नहीं लगेगा। तो ये स्टेटमेंट भी मेरी गलत होगी। तो ऑप्शन नंबर B एंड E, ऑप्शन नंबर C यहाँ मेरा करेक्ट बनेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर B एंड E यहाँ मेरा रॉन्ग है और मुझसे रॉन्ग ही पूछा गया था। कौन सी स्टेटमेंट नहीं है GST की, मुझसे ये पूछा गया था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज आज की क्लास हम अपने इतनी ही रखेंगे। वैसे मैंने प्लान तो किया था कि मैं काफी हद तक इसको कंप्लीट करूंगी, बट 1 घंटे में हमारे 20 क्वेश्चन ही हो पाए हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम हर क्लास में 20 क्वेश्चन करेंगे। एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि मैं अगर ये 10 पेपर की लगभग, आप ये मान लो एक पेपर की हमारी 5 क्लासेस बनेंगी, 10 पेपर्स की हमारी लगभग 20 तो मैं मिनिमम लेके चलूंगी। अदरवाइज वैसे तो 50 के आसपास जाएंगे, अगर मैं एक पेपर की 5 क्लास के हिसाब से करूं तो 50 जाएंगे, लेकिन मैं मिनिमम 20 to 30 क्लास आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की देने वाली हूँ, अगर कंसेप्ट क्लियर है। क्योंकि देखो हमें भी ये पता है हमारा जो ये एग्जाम है ना तो उसकी कोई डेट आई हुई है ना, ये पता है कब आएगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी करते रहो, साथ साथ अपनी रिटन एग्जाम की तैयारी करते रहो। एग्जाम इजीली जब होना होगा हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए बस। गॉट इट? आज की क्लास इतने ही रखते हैं। ए वेरी बिग बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। देखो क्लास में यहाँ तक बने हो तो थोड़ा सा अप्रिसिएशन मुझे भी चाहिए, है ना? तो क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, प्यारी सी कमेंट करके ही अब क्लास को छोड़ के जाना। गॉट इट? चलिए, थैंक यू सो मच।